foreign businesses based in China want to move out, and they're looking at India as their new home. तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने ऐसी कई हेडलाइंस पढ़ी और सुनी कि बड़ी फॉरेन कंपनीज चाइना छोड़कर इंडिया आना चाहती हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि बड़ी फॉरेन कंपनीज चाइना छोड़ रही हैं, लेकिन क्या ये बात सच है कि वो इंडिया आना चाहती हैं? क्या इंडिया उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, या फिर ये सब मीडिया का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है? तो आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब मेरे इस वीडियो में। तो बड़ी फॉरेन कंपनीज का चाइना छोड़ना कोई नया नोशन नहीं है। इनफैक्ट दिस आइडिया हैड बीन अराउंड द इंटरनेशनल मार्केट सिंस 2015। सबसे पहले चाइना छोड़ने का ट्रेंड सेट करने वाली कंपनी थी पैनासोनिक। इनफैक्ट चाइना में आने वाली सबसे पहली फॉरेन कंपनी भी पैनासोनिक ही थी, और 2015 में चाइना में हो रही अपनी सारी टीवी की प्रोडक्शन को रुकवाकर पैनासोनिक चाइना से जाने वाली भी सबसे पहली कंपनी में। तो पैनासोनिक की चाइना छोड़ने के बाद ही ट्रेंड सा सेट हो गया, जिसके चलते 2015 से 2019 तक करीब 532 कंपनीज ने कंप्लीटली या पार्शियली चाइना छोड़ने का डिसीजन लिया, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे रेवलॉन, लॉरियल, माइक्रोसॉफ्ट, सीगेट, बेस्ट बाय और भी कई सारे। और सिर्फ अगस्त 2018 से सितंबर 2019 तक 56 कंपनीज ने अपने आप को चाइना से रिलोकेट किया, जिसमें से 26 वियतनाम, 11 ताइवान, 8 थाईलैंड, 5 इथोपिया, 3 बांग्लादेश और सिर्फ 3 कंपनीज इंडिया आई। इनफैक्ट उस टोटल 532 कंपनीज में से सिर्फ 4 कंपनीज इंडिया आई और 44 कंपनीज वियतनाम गई। तो इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि चाइना छोड़ने वाली कंपनीज के लिए इंडिया फर्स्ट प्रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं। और भारत सरकार के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर हम माने तो इंडिया इज अमंग्स द कंट्रीज विद पुअरेस्ट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ड्रॉप्ड टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। यानी कि भारत में जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा पहले ही ड्रॉप कर दिए जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं होने दिया जाता। तो आखिर ऐसा क्यों है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? क्यों उन 532 कंपनीज में से सिर्फ 4 इंडिया आई और 44 वियतनाम चली गई? दरअसल दोस्तों, इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं, जिनका सामना फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करते वक्त करना पड़ता है। तो ऐसी ही कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इनमें से पहली है इफेक्टिव लेबर लॉस का ना होना। यूँ तो इंडिया में सेंट्रल लेवल पर 44 लेबर लॉस और स्टेट लेवल पे 150 से ज़्यादा लेबर लॉज हैं, लेकिन कई स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, इन्होंने इन लेबर लॉज को सस्पेंड कर रखा है। तो इन लेबर लॉज के सस्पेंशन की वजह से इन लेबर लॉज का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से जब फॉरेन कंपनीज इंडिया आती हैं तो वो ना तो लेबर के साथ लंबे टेन्योर के कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाती हैं और ना ही उन्हें स्किल्ड लेबर मिल पाती है जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स लैंड एक्वाइजिशन। लैंड एक्वाइजिशन की प्रॉब्लम इंडिया की सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। तो इसको समझने के लिए हम टेस्ला कंपनी के चाइना में किए गए गीगा फैक्ट्री सेटअप और गुजरात में किए गए सुजुकी मोटर्स के सेटअप को कंपेयर करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2012 में सुजुकी मोटर्स ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ 700 एकड़ लैंड के लिए एग्रीमेंट किया, जिसके बाद उन्हें अचानक बढ़ते लैंड प्राइसेस और लैंड की कमी के कारण उन्हें सिर्फ 510 एकड़ लैंड से समझौता करना पड़ा और लोकल प्रोटेस्ट जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते 2017 में 5 साल बाद कहीं जाकर सुजुकी मोटर्स अपना प्रोडक्शन चालू कर पाई। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला ने 2018 में शंघाई गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके बाद शंघाई गवर्नमेंट ने खुद लैंड एक्वाइजिशन का सारा प्रोसीजर पूरा किया और बाद में आसानी से टेस्ला को लैंड फॉरवर्ड करके सिर्फ 18 महीने के अंदर जनवरी 2020 में टेस्ला की प्रोडक्शन चालू करवा दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेस्ला कंपनी को चाइना में लैंड एक्वाइजिशन में फुल गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली और सिर्फ 18 महीने में वो अपना प्रोडक्शन का काम चालू कर पाई। वहीं दूसरी तरफ सुजुकी मोटर्स को असिस्टेंस देना तो दूर, गुजरात गवर्नमेंट बढ़ती लैंड प्राइसेस और लोकल प्रोटेस्ट को भी कंट्रोल नहीं कर पाई और सुजुकी मोटर्स को 5 साल का लंबा समय लग गया प्रोडक्शन चालू करने। तो इससे आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि भारत में गवर्नमेंट की नामात्र असिस्टेंस के कारण फॉरेन कंपनीज के लिए लैंड एक्वायर करना कितनी बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे कमजोर कड़ी है ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियल हाईवेज ना होने की वजह से मेनलैंड ट्रांसपोर्टेशन तो काफ़ी स्लो हो ही जाता है, पर इंडिया के इंटरनेशनल पोर्ट्स पर एडवांस अपग्रेडेशन और बड़े शिप्स की कमी की वजह से गुड्स एक्सपोर्ट में भी कंपनी को काफ़ी दिक्कत आती है। तो इंडिया को अपनी इतनी सारी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे कॉमन सजेशन जो इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं वो है पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉलोनीज।
तो इंडिया में हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आइडेंटिफाई करके उसे इंडस्ट्रियली रिजर्व लैंड घोषित करना होगा और फिर ऐसे सभी लैंड पैचेस को स्टेट हाईवे से आपस में कनेक्ट करना होगा ताकि हम इंडस्ट्रियल कॉलोनीज डेवलप कर सकें और इन कॉलोनीज की वजह से हम लैंड एक्वाइजेशन और बैड ट्रांसपोर्टेशन जैसी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो दूसरा सजेशन जो इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं वो है सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करना, यानी इंडिया को स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दोनों जगह फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करना होगा जहां पर वो अपना सारा लीगल वर्क एक ही जगह करा सकें और उन्हें अलग अलग परमिशंस को लेने के लिए अलग अलग ऑफिसेस ना भटकना पड़े। तो अभी मैंने जो फैक्ट्स डिस्कस किए हम उनके आधार पर कह सकते हैं कि अभी शायद इंडिया फॉरेन कंपनीज के फर्स्ट प्रेफरेंस पर नहीं है और ना ही हम चाइना को एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया एक वर्ल्ड डोमिनेंट मार्केट है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता और थोड़े से होलिस्टिक डेवलपमेंट के बाद हम एक वर्ल्ड डोमिनेंट मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल शिखर यादव को सब्सक्राइब कीजिए। और वो लोग जो मुझे पहले से जानते हैं किसी भी तरह से, इंस्टाग्राम, मेरे रिलेटिव्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कोचिंग मेट्स, तुम सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुमसे बड़ा सांप है नहीं कोई फिर।